साल होने जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्यों के विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है तो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक में बढ़त के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है और वो इसे देश से बीजेपी के विदाई का संकेत बताने लगी है। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ। ये सीधी सीधी बात है कि पूरा जो चुनाव कैंपेन है मोदी जी अपने ऊपर केंद्रित कर लिए थे, तो ये जो हार है फिर मोदी जी की हार। कर्नाटक के नतीजे काफी उत्साहजनक है और जिस प्रकार से वहां के लोगों ने कांग्रेस को हाथों हाथ लिया है, ऐसे समय में चुनाव हुआ है जहां लोग बदलाव चाह रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तांडव कर रही है उसका एक तरह से अंत होगा। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी का नाटक का अंत होगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का जो अमूमन स्थिति वही रहेगा। वहीं बीजेपी हारे को हरिनाम के तौर पर ले रही है। बीजेपी जनादेश को शिरोधार्य करने के साथ तर्क दे रही है कि कर्नाटक का ट्रेंड ही चुनाव में जनादेश बदलने का है। इसमें कुछ खास नया नहीं है। देखिए, कर्नाटक का स्वभाव रहा है कि वो हर 5 साल में वहां की जनता सरकार बदल देती है। बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि इस बार दोबारा बीजेपी की सरकार बने। मुझे लगता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर कांग्रेस पार्टी ने की है और लोक लुभावन नारे, झूठे वादे किए हैं और तीसरा एंटी इनकम्पेंसी जो बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, उसके कारण हम वहां पर चुनाव हारे हैं। और कांग्रेस एक राज्य में चुनाव जीतकर अगर खुश हो रही है तो अच्छी बात है, हम उनको बधाई देते हैं। खैर, बीजेपी के नेता कुछ भी तर्क दें, राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये बीजेपी के दक्षिण विजय अभियान को झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2024 में दक्षिण विजय की कोशिश में लगी है बीजेपी। दक्षिण में कर्नाटक में ही बीजेपी अब तक लहरा सकी है विजय पताका। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में पैर नहीं जमा पा रही बीजेपी। केरल में सीपीएम, आंध्र में वाईएसआर, तेलंगाना में केसीआर का कब्जा, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, बीजेपी नहीं बना रही पेट। उत्तर में भी बीजेपी अब 2019 की तरह मजबूत नहीं। बिहार में जेडीयू, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना साथ नहीं। पश्चिम बंगाल में भी इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं। उत्तर के नुकसान की भरपाई बीजेपी दक्षिण से करने की तैयारी में थी। ऐसे में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी अब अपनी चुनावी रणनीति बदल सकती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में अपना फोकस बढ़ाने के साथ रणनीति में बदलाव ला सकता है। वहीं कांग्रेस अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाने इन राज्यों में और ताकत झोंक सकती है। कर्नाटक की आहट। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से कर्नाटक के नतीजे आए हैं और कर्नाटक में कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है और एक बेहतर बहुमत के साथ कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता पर काबिज होने जा रही है। अगर इस चुनाव की बात करें, कर्नाटक चुनाव की बात करें, तो इसका जो इम्पैक्ट और ये इफेक्ट है ना केवल कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसे समय में ये चुनाव संपन्न हुआ कर्नाटक का कि जब देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी है। और यही कारण है कि इसके तमाम सारे जो दूरगामी परिणाम हैं उस पर अब चर्चा हो रही है, उस पर अब विश्लेषण हो रहा है, उस पर अब एनालिसिस हो रहा है। आज भी हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एनालिसिस में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चर्चा शुरू करें, पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं
कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं के.एस. चौहान साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। चौहान साहब, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं। उचित जी, आपका भी स्वागत करता हूं। अमित श्रीवास्तव जी के पास में आता हूं। अमित जी, दिन आज आपका है, दिन कांग्रेस का है, और चूंकि जिस तरह से मैंने अपनी प्रारंभिक चर्चा में ये कहा कि जो कर्नाटक का चुनाव था उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट सिर्फ कर्नाटक तक नहीं, बल्कि जब 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, फिर लोकसभा के चुनाव हैं, एक संजीवनी का काम करेगा कर्नाटक कांग्रेस के लिए। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले राजेश जी, आपके माध्यम से मैं कर्नाटक के अपने नेताओं को, कार्यकर्ता को और हाईकमान को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और स्पेशली कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने इस चुनाव से एक नया लकीर खींची कि स्थानीय मुद्दों पे बात होगी और इधर उधर की बात नहीं होगी, ना अटकाने की, ना भटकाने की, लटकाने की बात अब नहीं चलेगी। अब स्थानीय मुद्दे, जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी समस्याओं का समाधान वो चाहते थे, जिस प्रकार से हमने लोकल इश्यूज पे बात किया, और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि लोकल इज वोकल, और जो लोकल लीडर्स को हमने वहां पर तरजीह दी। लेकिन जिस प्रकार का ये पूरा चुनाव चला, आप देखिए, लगातार जिस प्रकार से मेरे आराध्य बजरंगबली को बजरंग दल से जोड़ने का प्रयास किया गया, उसका भी जवाब जनता ने दिया। जिस प्रकार से कश्मीर, जो केरल स्टोरी की बात की गई, और लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 91 बार मुझे गाली दी, ये भी वह कहा। तो ये एक चीज तो क्लियर है कि जो कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया कि आपको लोकल इश्यूज पे बात करना पड़ेगा, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ना मुखड़ा चला ना दुखड़ा चला। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि लगातार हमारे नेताओं ने वहां पर जो मैन टू मैन मार्किंग करी, और पूरा कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जिस प्रकार से वहां पर हमारी सरकार, हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा। और सबसे अहम बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि असल मुद्दों की हमने बात की, हमने जो वादे किए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है उसे पूरा करने की। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राजेश जी कि ना दुखड़ा चला ना मुखड़ा चला, और देश की जनता, कर्नाटक की जनता ने एक नया संदेश भी दिया। और एक और अहम बात जो मुझे लगता है कि आज कई चैनल्स में देख रहा था, लेकिन उसमें ये चर्चा नहीं हुई कि हम हिमाचल जीते, हमारे प्रदेश, हमारे कर्नाटक के कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, जो कर्नाटक से हैं, वहां की जनता और वहां के हमारे जो नेता हैं, उन्होंने वहां का जीत उनको समर्पित भी किया है। और इसके पहले हिमाचल में भी मैं प्रभारी था, चंबा जिले में, वहां पर इनके अध्यक्ष थे नड्डा जी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था अपने प्रदेश में। इसकी चर्चा नहीं हुई। मुझे लगा आपके माध्यम से ये चर्चा भी आनी चाहिए, क्योंकि लगातार हमारे कार्यकर्ता वहां भी उन्होंने अच्छी जीत दिलाई, और एक हिमाचल के बाद ये जो हमें कर्नाटक की जीत मिली है, तो ये तो क्लियर हो गया है कि आपको स्थानीय मुद्दों पे बात करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा का भी इफेक्ट इसमें है, क्योंकि 19 दिनों में राहुल गांधी जी ने, मैं आपके माध्यम से, चलिए अमित जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, के.एस. चौहान साहब के पास में आ जाता हूं। चौहान साहब, अब जो चर्चा होती है बीजेपी की तरफ से, वो डबल इंजन सरकार की होती है। चलिए, मैं के.एस. चौहान साहब के पास में दोबारा आऊंगा, क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उनके साथ में है। उचित शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। उचित शर्मा जी, कर्नाटक के परिणाम क्या इंडिकेट करते हैं? क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक तक ही इसकी बात नहीं है, बल्कि जो इसकी गूंज है 23 के जो चुनाव है या 24 के चुनाव है, किस तरह से इसका आप इम्पैक्ट इफेक्ट देखते हैं आप? राजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पॉजिटिवली जो अप्रोच के साथ कांग्रेस आई है, और जिस तरीके से, मैं अभी से नहीं, मैं शुरुआती दौर से कह रहा हूँ कि राहुल की जो यात्रा के बाद से जो एक पॉजिटिव एनर्जी एक आई है कांग्रेस में, ये उसका परिणाम है। कर्नाटक के एक सुखद रिजल्ट कांग्रेस के लिए, ये कह सकते हो। और इस रिजल्ट के बाद जो आने वाले 23 के चुनाव है, निश्चित तौर पर उस ऊर्जा को ये भुनाएंगे। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और 2024 में, ये निश्चित तौर पे जिस तरीके से इन्हें एक ऊर्जा मिली है, एक मोटिवेशन मिला है और एक मनोबल इनका बढ़ा है, इसका लाभ जो है, जो संख्या है इनकी आज की डेट में, जो 51-52 की सीट पे कांग्रेस खड़ी है, तो वो 24 के चुनाव में इससे
बहुत फार फार बेटर मच पोजीशन पे रहेगी। ये एक मनोबल के हिसाब से मैं कह सकता हूँ। जो 3 बड़े राज्य है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसका भी लाभ मिलेगा। वो बात तो अलग है कि इंडिविजुअल लेवल पे दोनों की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की अपनी अपनी समस्याएं हैं। ये कई मुद्दों को लेके छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे रिजल्ट आप उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी जब ईडी का खौफ छत्तीसगढ़ में बना हुआ हो, इस दौरान थोड़ी सी अगर ये ऊर्जा मिलती है तो ये ऊर्जा एक बड़ी विकट ऊर्जा, मैं इसको कहूंगा कि सबसे ज्यादा मनोबल 10 साल में मैं देख रहा हूँ, 13 से 23 को अगर मैं देखता हूँ कि जब इनके प्रथम पंक्ति जो शहीद हो गए थे, नक्सलाइटों ने उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद से जो मॉरल अभी डाउन है ईडी के जो मार्फत से डाउन हुआ है, वो सबसे कठिन समय से गुजर रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़। लेकिन निश्चित तौर पे अभी जो कर्नाटक के बाद जो ऊर्जा हो रही है, जो मनोबल दिख रहा है और जो आने वाले समय में दिखेगा, चाहे सरकार का हो, चाहे भूपेश बघेल का, उनके मंत्रियों का। लेकिन उचित शर्मा जी, ये बात लगातार अब हो रही है कि जो कर्नाटक के नतीजे हैं कहीं ना कहीं अन्य राज्यों को बूस्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है जिस तरह से, मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, राजस्थान, खासतौर पर हिंदी भाषी बेल्ट की हम बात करें। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कर्नाटक की जो तासीर है वो इस तरह की है कि वहां की जो जनता है वो बदलाव पसंद है। एक कोई सरकार रहती है, जब चुनाव होते तो बदल देती है। 85 के बाद वहां पे राजेश जी यही हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये नहीं तो वो नहीं तो ये हो रहा है। ये चीजें सत्य है। छत्तीसगढ़ की वो तासीर नहीं है, आप कह सकते हैं। यहाँ पे तो ये बहुत सारे मुद्दे, लोकल इश्यूज जो है वो ये खड़े होंगे। आप ये अभी 6 महीना है चुनाव में, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं होगी कि अभी 6 महीना है तो तमाम चीजें बदलेंगी, कई निर्णय होंगे। अब कांग्रेस भी सशक्त हुई है, वो भी कठोर निर्णय ले सकती है। कई निर्णय वो लिंगर ऑन कर चुकी है, जो केंद्र में बैठे शीर्ष नेतृत्व में हाईकमान है कांग्रेस का, वो भी कई निर्णय ऐसे ले सकते हैं जो छत्तीसगढ़ इकाई के लिए तकलीफदायक हो। कई कठोर निर्णय वो ले सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर कर्नाटक आती है तो खुशी की लहर तो कांग्रेस में है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल उचित शर्मा साहब, खुशी की लहर है। और जब इस तरह के कोई जब नतीजे आते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी दल हो, उसका जो कार्यकर्ता है, उसके जो नेता हैं, कहीं ना कहीं बूस्टअप होते हैं, एक एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी की शायद अब सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोकसभा की भी बात कर रहे हैं, 24 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 साल के भीतर ही सारे चुनाव हो जाएंगे। के.एस. चौहान साहब के पास में आते हैं। के.एस. चौहान साहब, डबल इंजन की सरकार की बहुत बात होती है, और या फिर ये कहें कि अब जो आपकी स्ट्रेटजी है, बीजेपी की स्ट्रेटजी है, रणनीति इसी बात को लेकर है कि आप कहीं भी चुनाव हो, आप डबल इंजन की बात करिए और जनता के सामने करिए कि अगर केंद्र में भी सरकार जिस पार्टी की उसी की राज्य में होगी तो बेहतर विकास होगा। क्या रहा, एक इंजन फेल हो गया है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात तो ये है राजेश जी कि जो केंद्र की सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, वो ये दुर्भावना नहीं लगती है कि अगर राज्य में दूसरी सरकार है तो उससे सौतेला व्यवहार करे। तो ऐसा, हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य की सरकार है वो अपने हिसाब से काम करती है, और केंद्र की सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी, अन्य पार्टी हो, अगर उसकी राज्य में सरकार है तो वो उसके जैसा सौतेला व्यवहार नहीं करेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, न्याय के हिसाब से करेगी। सबसे मेन बात ये है, जो अभी जो बात चल रही है कि कर्नाटक की जो जीत से सभी चीजें बदल जाएंगी, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि यूपी का भी आज चुनाव का रिजल्ट आया है। यूपी में क्यों नहीं बदला? यूपी में तो सुपड़ा साफ हो गया। यूपी में 115 और 1 ये आंकड़ा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, के.एस. साहब, हम उस चुनाव की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे बहुत मुद्दे होते हैं, निकाय के हैं या वार्ड पार्षद के हैं। जी, ये बहुत बहुत बेहतरीन। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि हर चुनाव के एक अलग अलग परसेंटेज होते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं राजेश जी कि जो आज कर्नाटक में चुनाव जीता गया, क्या वो राहुल गांधी जी के कारण जीता गया सिर्फ कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी उसके कारण जीता गया, या सिर्फ ये गांधी परिवार का ये पार्टी है इस वजह से जीता गया? नहीं, वो कह तो रहे सामूहिक प्रयास, वो तो कह तो रहे, खड़गे जी भी हैं, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है जी। ये बोलने की बात है। हाँ, वो ये गांधी परिवार एक ही है, गांधी परिवार एक ही है, और खड़गे जी भी गांधी परिवार में आ गए हैं आजकल। तो भले वो उनका कद कुछ भी हो, लेकिन खड़गे जी उसी गांधी परिवार के हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें लगभग
50% जो एमएलए रहते हैं, जो फेस रहता है एमएलए का, और 50% पार्टी का प्रभुत्व रहता है और इम्पैक्ट रहता है। और अगर और छोटे चुनाव देखेंगे तो पर्सनल प्रभुत्वता ज्यादा बढ़ जाती है, पार्टी की आइडियोलॉजी और कम हो जाती है। लेकिन वहीं आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो 75% आपकी आइडियोलॉजी, कौन सी पार्टी से आप लड़ रहे हैं, और इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो छोटे चुनाव में ज्यादा जीतते हैं और बड़े चुनाव में बहुत कम जीतते हैं। इस वजह से सभी की आइडियोलॉजी अलग अलग है, सभी की अलग अलग। नहीं, मैं केएस चौहान साहब, बिल्कुल मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा। मैं इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूं कि जब आप कर्नाटक चुनाव लड़े, और इसका मकसद सिर्फ कर्नाटक तक आप नहीं था, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये था कि आपको 24 में लोकसभा में जाना है, इसके पहले कई जगह आपको विधानसभा में जाना है। आपकी यही रणनीति थी कि यहां से अगर हम बेहतर गेन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है बता पाएंगे कि नहीं, जिस तरह से एक बीजेपी है और जिस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपने डबल इंजन की बात की। देखिए मैं ये बात को मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक का चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ा गया था राजेश जी। ये अगर आप ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी की ही हार है तो ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी हार है, ये मैं मान सकता हूं। क्योंकि वहां पर जो 36% आज जो 104 जो सीटें आई थी, तो 36% 2018 में वोट ऑफ परसेंटेज था और आज भी 36% है। तो इस बात को हमारे को नहीं भूलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा रहता, उसकी हार होती, उसकी आइडियोलॉजी की हार होती, तो 36% से बहुत नीचे गिर जाना चाहिए था। क्यों? और जेडीएस जो है, जेडीएस 37 से 30 पे कैसे आ गई? तो इसका मतलब ये है कि कर्नाटक का ये देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ये रिजल्ट आया है, ना कि आइडियोलॉजी के हिसाब से पूरा रिजल्ट आया है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि चलिए केएस चौहान साहब, अमित जी के पास मैं आ जाता हूं। अमित जी, मैं अब चूंकि कर्नाटक से निकलकर छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूं कि इसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा इस जीत के लेके छत्तीसगढ़ में। अब क्या ये माना जाए कि और बेहतर एक जिस तरह से मोहर कर्नाटक में लगी है, तो इसका अब जो फायदा है या इसकी लेके जो आपका अब जो प्रचार प्रसार होगा उसमें कर्नाटक भी शामिल होगा एक मॉडल के रूप में? जी निश्चित तौर पे आप अभी डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे, तो कर्नाटक की जनता ने बता दिया हमें डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने 40% कमीशन वाली सरकार को भी उखाड़ फेंका। और अटल जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़े नहीं होता। मेरे सम्मानित मित्र, मुझे उम्मीद थी कि आज जीत की बधाई देंगे, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है, लेकिन चौहान जी ने बधाई देना शायद वो भूल गए, क्योंकि वैसे व्यक्ति वो है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं जो कह रहा बधाई दे रहे हैं, उन्हें अपनी मुस्कुराहट से उन्हें बधाई दे दी है। जी 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 देखिए 19 दिन भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से निकली और लगभग 91 विधानसभा सीटों को क्रॉस करके उसपे आज 75% से ज्यादा सीटें हमने जीती है। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि लगातार अगर आप देखेंगे तो भाजपा के नेता बार बार राजेश जी गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि पूरा जोर लगाकर किया नाटक, फिर भी चला गया भाजपा के हाथ से कर्नाटक। आज छत्तीसगढ़, तो मैं अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बता दूं कि लगातार हमारी सरकार यहाँ पर अच्छा काम भी कर रही है और हम कर्नाटक के पूरे एक्सपीरियंस को लेते हुए कलेक्टर लीडरशिप के, जैसे मैंने शुरू में ही कहा और आप उस बात को पूरी तरीके से समझ भी गए थे कि कलेक्टिव लीडरशिप से हमने यहाँ पर मैन टू मैन मार्किंग करके जैसे हमने कर्नाटक जीता है और पिछली बार जो छत्तीसगढ़ हमने जीता था, हम लगातार यहाँ पर अपना रिकॉर्ड भी कायम रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो चलिए वक्त की कमी में छोटे छोटे कमेंट्स ले लूता। अमित जी, वक्त की कमी है, मैं सीधे पहले उचित जी के पास में आता हूं, उसके बाद मैं केएस चौहान साहब के पास में आऊंगा। उचित शर्मा साहब, जिस तरह से अगर कांग्रेस को देखें कुछ सालों से लगातार हम इसकी चर्चा की, जो कांग्रेस की जमीन है वो किसकी, और यही कारण रहा है कि जिस तरह से कहा गया कि कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर जो बात बहुत होती रही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चाहे वो छत्तीसगढ़ में काबिज हुई या फिर राजस्थान में काबिज हुई, वहाँ पे हिमाचल में, यानी कि 4 स्टेट, जाहिर सी बात है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर
मैदान में दिखेगी और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि नहीं, धीरे धीरे जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं उसका मुकाबला भी अब किस तरह से किया जाए। क्या ऐसी चीजें हैं, एक एनालिसिस का विषय है ये। पार्टी में एक स्टेज आता है, वो आता है डेक्लाइन स्टेज। डेक्लाइन स्टेज में जो होता है वो नीचे की तरफ जाती है पार्टी। आज ये डेक्लाइन स्टेज है भारतीय जनता पार्टी का, और यही यहाँ से नई शुरुआत है कांग्रेस की। राहुल गांधी की यात्रा के बाद आपको इसको समझना होगा कि ये नई दिशा की ओर जा रही है कांग्रेस। जो ऊर्जा मिली है, मैं बोलूंगा कि राहुल के पहले की कांग्रेस और राहुल के बाद की कांग्रेस आपको देखना पड़ेगा। इस जो वापस कांग्रेस को जो जिंदा किया है वो राहुल जी ने जिंदा किया है, और राहुल जी इसको वापस उसको लेके आएंगे। आज उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, उन्हीं की पार्टी में उनका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। अन्य जो गोलबंदी होने वाली है विपक्ष की, वो भी देखिए बड़े अच्छे तरीके से गोलबंदी होगी, और उनके बीच भी एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। जो बाकी धड़े हैं राजनीति के, जो अन्य पार्टियां हैं, जो अन्य राज्यों से पार्टियां हैं, उनके बीच राहुल का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनके साथ चर्चा। लेकिन उचित शर्मा साहब, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह से जो वहाँ की लोकल बॉडी रही है, चाहे वो DK शिव कुमार रहे हैं, सिद्धारमैया रहे हैं, लगातार इन्होंने लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर ताकत झोंकी है, इसका ये इस रूप में इम्पैक्ट है कि फिर जिस तरह से बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी की तमाम सारी चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए कि मैं इसको तो आप ऐसा भी समझिए कि देखिए 20 जगह चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 सालों में। 20 स्टेट में चुनाव हारी है। ऐसा नहीं कि केवल कर्नाटका है, अन्य स्टेट में पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल, आप तो काफी जगह ले ले तो देखे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 20 जगह कांग्रेस। चलिए चूंकि वक्त की कमी है, उचित शर्मा साहब, KS चौहान साहब से भी मैं ले लेता हूं कमेंट्स। KS चौहान साहब, क्या कुछ रणनीति बदलती हुई बीजेपी की दिखेगी? क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें हम, तो क्या कुछ होगा? कुछ दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक क्या कुछ होने वाला है? कैसी सुगबुगाहट है? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, एक मिशन के हिसाब से राजनीति कर रही है। जिस मिशन को वो लेके उतरी है, उस मिशन के हिसाब से वो हर कार्य, हर कदम उठाती है। ये नहीं, और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि हर हार अंतिम हार नहीं होती और हर जीत अंतिम जीत नहीं होती है। तो इसकी वजह से हमें यह भी देखना चाहिए कि 2018 में हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीते थे। उसके 6 महीने के बाद 10% वोट का परसेंटेज बदल गया। आज हम 1985 में पूरे केंद्र में चौहान साहब, चिंतन का समय तो है अब। नहीं, सुनिए ना, बिल्कुल चिंतन तो होना ही चाहिए जी, 100% होना चाहिए, और जीतने के बाद भी होना चाहिए चिंतन। जीतने के बाद भी होना चाहिए, हारने के बाद तो हो गई, लेकिन जीतने के बाद भी चिंतन होना चाहिए। कहां कमी रह गई थी उसको देख के पूरा करना चाहिए, 100% होना चाहिए। चलिए, तो कर्नाटक की आहट क्या कुछ इंडिकेट कर रही है, क्या कुछ बता रही है? सभी को इसको सोचना होगा, खासतौर पर बीजेपी को। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब किस तरह से बूस्टअप होकर आगे जो उसकी रणनीति होगी, जो स्ट्रेटेजी होगी अन्य राज्यों की और लोकसभा चुनाव की, ये भी देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ मैं धन्यवाद करूँगा। और जिस तरह से कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं और कांग्रेस ने वहाँ पर बेहतर सफलता हासिल की है, और यही कारण है कि कांग्रेस उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाला जो समय है, चाहे 2023 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हों या 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस को ये जीत संजीवनी का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी को भी सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि बीजेपी आज जिस तरह से कई राज्यों में काबिज है, और जिस तरह से दूसरी तरफ देखें तो जो राज्य खिसक रहे हैं वो भी एक चिंता और चिंतन का बीजेपी के लिए विषय होगा। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।